तो इसमें भी एक सबसे लोएस्ट स्तर पे जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत। मिडिल स्तर पे होता है ब्लॉक पंचायत, जिसको प्रखंड पंचायत भी बोलते हैं। और थर्ड स्तर पे होता है जिला पंचायत, जिसको जिला परिषद बोलते हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों ही संस्थाओं को संविधान में इंफोर्सेबल रूप से, बाध्यकारी रूप से स्थान नहीं दिया गया था। बाध्यकारी रूप से स्थान नहीं दिया गया था। इसका मतलब ये है कि आप देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो विलेज असेंबली है या दोनों ही सरकार है, तो ये सबसे अंतिम स्तर का सरकार है। हमारा जो संविधान बना, तो संविधान में तो दो सरकार की कल्पना की गई। केंद्र के स्तर पर केंद्र की सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार। स्थानीय सरकार की कल्पना बस, आ जाइए, तो तुम लोग जो पिछवा बैठल हो, उनिया कुछ हड़कता है तो झांकते कोची है जी तुम? कुछ अलौकिक पारलौकिक दिखने वाला है? जो इस धरातल पे वही दिखेगा। जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। इसमें हुलकना कोची है? जैसे देखते हैं कि दरवाजा बजता है ना, लगता है तो देखने कौन आई लो। इतना तो निश्चिंत रहो कि यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। अब भारत का राजा भी नहीं आने वाला है ना। भारत का राजा कौन है जी? है? अरे वो तो राष्ट्रपति है। हम भारत के राजा की बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? ये सब भारत के राजा है। अपनी पत्नी को उसकी बर्थडे पर जो आदमी 3.5 करोड़ का गिफ्ट दे सकता है, तो राजा वही ना है। जिसकी बेटी को खड़ा होने के टेरिस खाली 4,000 करोड़ का बन जाता है। टेरिस के उतना पर बैठ के आराम से देखेगी पूरा बंबई को। तो राजा तो वही ना है, वही ना राजकुमारी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो वो है, तो राजा तो यही लोग हैं कि ये लोग हर चीज कर सकता है। इतना पैसा है लोग के पास, लोग कुछ भी कर सकते हैं। राजा किसको कहते हैं? वही राजा तो वही भाई जो संपन्न हो, संभ्रांत हो और पूरा पावर अपने पास रखता हो। उसके बेटी का जब शादी था, बेटा का शादी था, तब देख रहे थे जितना ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी लोग है, ये लोग का फोटो वायरल हुआ था। और नीचे बैठल था फर्श पर, दरी बिछल था कारपेट, और वहां पर आराम से पलस्ती मार के सब बैठल था। हम लोग के यहाँ आने के लिए लोगों को कितना नौटंकी होगा, अभी नहीं करेगा, पहले था आने के लिए मांगेगा, डिमांड करेगा। वहां सब ऐसे ही पहुंचल था न्योता करने कि हम आए हैं, कोई वैल्यू नहीं है। आए हैं तो बैठिए साइड में, नाश्ता कीजिए। अच्छा, अंबानी का जो बेटा है जी, उसको एक बीमारी है ना, वो बहुत मोटापा वाली बीमारी, पूरा बॉडी एकदम फूल जाता है। और उसकी पत्नी को देखें आप लोग, कैसी है, कितनी स्मार्ट है। उसको फर्क पड़ता है कि इसको ऐसा बीमारी है? नहीं, कि पता है कि वो राजकुमार है। राजकुमार से विवाह होने के बाद इधर सिपाही जी से आईजी, समझ रहे हैं? कोई सिपाही हो
और सीधे उसको आईजी का पोस्ट मिल जाए तो क्या होगा? तो वही तो था। इसलिए क्या समझ में आता है? सर्व पाप लक्ष्मी हरे, है ना। 2200 अवगुण आपके यहाँ अंदर में होगा, कितना होगा, लेकिन आपके पास लक्ष्मी अगर आ गई पर्याप्त मात्रा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खूब बढ़िया हैं, है ना, खूब बढ़िया, खूब स्मार्ट हैं तो घूमिए, स्मार्ट है तो घूम, कोई नहीं पूछने वाला है। तो 4-10 दिन कोई घूम लेगा आपके साथ, मन बहला लेगा भले, लेकिन अपना फ्यूचर तो नहीं देखेगा, क्योंकि पता है कि इसके साथ फ्यूचर अनसेफ है। इसलिए आप देखते होंगे जब आदमी कोई एक रिलेशन में होता है तो सामने वाला हमेशा कहता है कि भाई देखो अच्छा नौकरी कर लो तो ठीक है, नहीं तो भाई पापा तो हमारा भाई उपाय कर देंगे। पापा उपाय कर देंगे क्या मतलब है? तोरा से बढ़िया ढूंढ देंगे। नहीं समझ रहे हैं? इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, मतलब लड़कियां थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई वढ़ाई को इग्नोर करती है ना तो चल जाता है, समझ में आता है। लड़के करते तो तुम किस खुशी में कर रहे हो भाई? तुम्हारा सब चीज कोई और ले जाएगा, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है। तो किसी ना किसी का तो सिलेक्शन होना है, तो उस जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो माता पिता सिलेक्टेड आदमी को खोजते हैं, है ना। तो आप घूमते रह जाइए, सिलेक्टेड आदमी बाजी मार ले जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं और किसी के लिए समझौता नहीं, है ना। पढ़ना है उस टाइम में, किसी को नहीं, नहीं तो मामला। और दूसरा बात, अब अंबानी तो है नहीं हम लोग, अंबानी भाई आ रहे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, का जरूरत है पढ़ने का, आराम से खाइए पीजिए घूमिए थार लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का या लड़की हैं तो पढ़ना जरूरी है। यही एक चीज है जो आपका आइडेंटिटी चेंज कर देगा, आपका परिचय पत्र बदल देगा, और अचानक से आपको अर्श से फर्श पर, ये फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा। ये शिक्षा एकमात्र माध्यम है। बाकी आप कोई बिजनेस करिएगा तो लॉस होने का संभावना है, हार जाइएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा ये लॉस नहीं होगा, बराबर आपको रिटर्न बैक देगा बड़े स्तर पर। तो 2 सरकार संविधान सभा में कल्पना की गई थी। गांधी जी ने कहा कि भाई पंचायती राज को रखिए, है ना, विलेज असेंबली को भी रखिए, पंचायती राज को रखिए, इससे फायदा होगा, इससे ग्रामीण सशक्तिकरण होगा, विलेज एम्पावरमेंट होगा, है ना। और भारत गांव में बसता है तो गांव का कनेक्टिविटी होगा। तो गांधी जी ने तो ये बात कह दी, लेकिन गांधी जी की इस बात से थोड़े विरोध में खड़े थे अंबेडकर साहब, इवन उस समय के और भी लोग, नेहरू जी भी स्वयं, क्योंकि लोगों को लगता था कि गांव जो है वो अंधविश्वास का कूप है ना, अंधविश्वास का कुआं है। वहां पर बहुत तरह का जो है वो दिक्कत और समस्या आपको झेलना देखना पड़ सकता है ना। तो जब बहुत तरह का जब समस्या होगा, दिक्कत होगा, तो वहां पे क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से, मतलब आप समस्या को समाधान कर सकते हैं या समस्या को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप, गांधी जी ने ये बात तो कह दिया, लेकिन अंबेडकर साहब ये लोग इस सब चीज से क्या थे, परेशान थे, सब चीज से वो लोग जुड़े हुए थे, ये थे। तो ये लोग सोचा कि भाई इसको हम क्या करते हैं, गांव को अभी शक्ति नहीं देते हैं। लेकिन गांधी जी का विचार था तो इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, इतना पावरफुल आदमी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन वो कह दिए थे तो उनका बात का मतलब था। तो इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, डीपीएसपी तो एक है ही, डीपीएसपी में गांधी जी के विचार को शामिल कर देते हैं। तो आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में गांधी जी के विचार को शामिल कर दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया, गांधी जी के विचार को शामिल कर दिया गया। कहां पर, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो वहां पर जब ये शामिल हुआ तो इंफोर्सेबल नहीं था, जस्टिकेबल नहीं था। तो जब कोई चीज इंफोर्सेबल और जस्टिकेबल नहीं होगा तो आप समझिए कि वो क्या है, विवादित तो होगा ही।
लेकिन अब ये भी बात था कि अगर इसको रखा गया तो ये कहा गया कि राज्य इसको लागू करेगा, लेकिन पहले स्थिति था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जैसे जैसे समय बदला तो वैसे वैसे निश्चित ये किया गया कि क्या किया जाए, तो पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाए। क्योंकि अगर शक्ति दो ही बिंदु में सिमट के रहेगा तो संभव है कि दोनों बिंदु तो ताकतवर होंगी, लेकिन निचला बिंदु जो है वो कमजोर रह जाएगा। तो भले 47 में ऐसा परिस्थिति नहीं था कि गांव को पावर दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे तो गांव की परिस्थिति ठीक होने लगी। अब तो गांव मतलब बहुत बेहतर हो चुका है। अब देखिए, गांव के लोगों से आप जाइए, बात कीजिए, या गांव में आप जाइए, लगता नहीं है कि ज्यादा अंतर है शहर में और गांव में, ना पहनावा ओढ़ावा के स्तर पे, ना खान पान के स्तर पे, और ना ही सुविधाओं के स्तर पे, है ना। इसलिए आप देख रहे हो कि बहुत धड़ल्ले से बहुत सारे ग्राम पंचायत अब बदल करके क्या हो रहे हैं, नगर पंचायत में बदल रहे हैं। धीरे धीरे उनका चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वो शहरों में ट्रांसपोर्ट। अब आपको बिरले कोई गांव होगा जहां पर आपको सोलिंग मिलेगा। सोलिंग समझते हैं ना, ईटाकरण का जो रोड होता है, अब कहीं नहीं मिलता है। अब हर गांव गांव में पीसीसी है, वो सीमेंट वाला रोड है ना। आज सीमेंट के रोड से आप निकलिए तो बाहर में पिच है ना। तो लाइट भी अब सब जगह है, अब लाइटिंग का भी इशू नहीं है। इंटरनेट सर्विस गांव में भी ठीक ठाक काम कर रहा है, कॉलिंग सर्विस काम कर रहा है। तो लगभग सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए ये जब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे। तो स्मार्ट शहर की जब बात हुई तो बात यह भी हुआ कि भाई शहर स्मार्ट तभी होगा जब गांव स्मार्ट होगा। शहर स्मार्ट क्यों नहीं बन पाता है जी? क्योंकि गांव स्मार्ट नहीं है। अगर आप गांव को स्मार्ट कर देंगे तो गांव से जो माइग्रेशन होता है, जो लोग माइग्रेट करके शहर आते हैं, अच्छा शिक्षा के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, ये सब आवश्यकताएं हैं जिसके वजह से लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं। तो अगर गांव में ही आप रोजगार दें, गांव के लोगों को वहीं पर अच्छा एजुकेशन मिल जाए, वहीं पर अच्छा उसको हेल्थ सर्विस मिल जाए, तो बहुत कम लोग होंगे जो शहर आएंगे। इससे क्या होगा कि शहर जो है वो जनाधिक्य के बोझ से बच जाएगा, जनाधिक्य का बोझ नहीं होगा उस पर। ऐसे क्या होता है, शहर जनाधिक्य के बोझ से दब जाता है। आज जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो शहर गंदा होगा। तो स्मार्ट आप गांव को कर दीजिए, स्मार्ट गांव हो जाएगा तो लोग कम पलायन करेंगे। तो जितने कम लोग होंगे, परिवार में कम सदस्य होते हैं तो एकदम सिस्टमेटिक रहता है सब चीज। शादी विवाह में आप देखिए, कौन सामान के न्यू पड़ल है, कहीं कौन कहेला, पूरा घर का तो सब जुटले है, घर का जितना जो बेटी बहन फुआ फूफा है सब जुटल है। एगो तो अपने रहने में धक्का हो रहा है, ऊपर से वो लोग भी आ गया। कोई सामान आपको आपके घर में आराम से मिल जाता है जी, शादी विवाह के मौसम में नहीं मिलता है। किसी का नहीं मिलता है, कितनों सिस्टमेटिक कर लीजिए, आदमी इतना है कि वो कहीं ना कहीं इधर उधर कर ही देगा। तो जहां भी जनाधिक्य बढ़ेगा, शहर में हमेशा आप देखिए कि वही वाला माहौल है, ब्याह शादी वाला माहौल है। अभी चल रहा है हमारे सनातन संस्कृति के मुताबिक, अभी चल रहा है खरमास, और खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन आप सड़क पर निकलिए तो देखिए तो ट्रैफिक अब वहीं आपको मिलेगा, हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो। क्यों? क्योंकि शहर जनाधिक्य के बोझ से दबा हुआ है। अगर इसको कम नहीं किया तो आप नाम पर स्मार्ट सिटी तो बना दीजिएगा, लेकिन वास्तव में शहर को स्मार्ट नहीं बना पाइएगा जब तक कि आप गांव से पलायन को नहीं रोक पाए। तो मेन पर्पस और मोटिव होना चाहिए पलायन को कंट्रोल करना, पलायन को रोकना, जो कि करना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। अब आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद है ना। तो अब जो हुआ कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि 1952 में पंडित नेहरू ने
जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1952 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ था सीडीपी के बारे में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से वही गांव के विकास करने का बात किया गया था। और इसके बाद शुरू किया फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, है ना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एनईएस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो सरकार से निकलने वाली योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए एनईएस शुरू हुआ। इन दोनों योजनाओं को चलाने के बाद सरकार को यह लगा कि हमको पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सोच करके उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई हम इसको मजबूती से एस्टैब्लिश करें। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को 1953 में स्टेबल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनको रिकमेंडेशन आने लगा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कीजिए या उसको स्थापित कीजिए। तो कोई तो सिस्टम था नहीं अपने पास वहां पर उस समय तक। आर्टिकल 40 था लेकिन इंप्लीमेंटेशन में नहीं था। तो 1957 में बनी बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि भाई देखिए, गांव का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपको शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होगा, अब लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब फिर बिहार में खेला होने वाला है जी, है ना। पृष्ठभूमि लगातार बन रही है, महान है लेकिन इनकी महानता को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। जितनी महानता और जितना पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन इनके व्यक्तित्व में है, उतना पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन किसी और के व्यक्तित्व में फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा। कम से कम एक व्यक्ति थे 1960 में, गया सिंह। जब दल बदल मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था, हरियाणा के विधायक गया सिंह। एक ही दिन में गया सिंह ने 7 बार पार्टियां बदल ली थी, इसीलिए उनका नाम हो गया आया राम गया राम। कि कब आएंगे या कब जाएंगे इनका कोई ठीक नहीं है, तो हो गए आया राम गया राम। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखिएगा 1957 में बना बलवंत राय मेहता समिति, और उन्होंने विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, डिसेंट्रलाइजेशन का रिकमेंडेशन किया, और उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार को मजबूत कीजिए, स्थानीय सरकार को स्टेबल कीजिए। तो इन्होंने तो कह दिया, लेकिन उस समय सरकार ने इसके लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया। हालांकि 1959 में पहली बार पंचायती राज को स्थापित किया गया राजस्थान के नागौर में, ये आपको विदित है। दूसरा बार आंध्र प्रदेश में किया गया, लेकिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्सेबल लोकल गवर्नमेंट को नहीं बनाया गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि अब नीतीश जी हैं या मोदी जी हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, क्या उनको देश के हर गांव के बारे में पता है? नहीं पता है। देश तो बहुत बड़ी चीज है। क्या नीतीश जी को बिहार के हर गांव के बारे में पता है? हर गांव की गलियों के बारे में पता है? नहीं पता है। उस गांव का आदमी या एक जिला के आदमी भी, हम सब लोग भी कम से कम अपना जिला के सब गली नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्य का विकास तो राज्य की सरकार कर रही है, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन उन गांव के गलियों का क्या, उन गांवों का क्या, शहरों के उन गलियों का क्या, उनका विकास कौन करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा? तो उनके लिए अब राज्य में जो बैठते हैं विधायक हैं, आज जो संसद में बैठते हैं वो सांसद हैं। तो ये लोग एक संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, कोई किसी गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आखिर उन गांवों का विकास कैसे होगा? इसलिए कहा गया कि हमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय सरकार की भी आवश्यकता है। लोकल गवर्नमेंट भी लिया जाए
लोकल गवर्नमेंट का दो स्तर हो, एक गांव के लिए लोकल गवर्नमेंट काम करे, एक शहर के लिए लोकल गवर्नमेंट काम करे, कि वहां पर लोकेलिटी में जो नीड्स हैं उस नीड्स को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए और वहां से सर्विस वहां तक पहुंचाया जाए, उनका विकास हो सके। तो ये सब जब डिमांड्स शुरू हुए तो इन्हीं डिमांड्स को देखते हुए, इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए आप आगे देखिएगा कि क्या हुआ। तो इन्हीं डिमांड्स को देखते हुए आगे की परिस्थितियों में आप देखेंगे तो राजीव गांधी सरकार के समय में एक कमिटी बनी, एलएम सिंघवी कमेटी। हालांकि उससे पहले और भी कमेटियां बनी थी, अशोक मेहता कमेटी 77 में बनी थी, एलएम सिंघवी कमेटी। और सिंघवी कमेटी ने कहा कि आप डिसेंट्रलाइजेशन को इंफोर्स करिए और पंचायती राज और नगर निगम स्थानीय शहरी शासन को आप इंफोर्सेबल बनाइए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। जब इन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने सोचा कि हम ये काम कर देते हैं। इसके लिए राजीव गांधी ने संविधान, भारत के संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया। 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1987। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह सवाल पूछा गया था, यूपीपीसीएस में, कि किन विधेयक के माध्यम से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। तो ये वही विधेयक है। मिला था 73वां 74वां से, लेकिन पहला प्रयास हुआ था 64वां 65वां से, लेकिन ये नहीं हुआ था, पास नहीं हो पाया था। बीपीएससी भी पूछा था, बीपीएससी में भी अगर पूछा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पीटी अगर पास करना है ना बीपीएससी का, तो बीपीएससी को बहुत गौर से आप देखिएगा, तो जितना हिंदी स्टेट पीसीएस है ना, उसका क्वेश्चन सीधे उठा लेता है, सीधे चिप देता है धर के। तो अगर आपको 70वीं देना है, तो अगर सितंबर में है तो उससे पहले, साल भर पहले हर पीसीएस पर गौर करिए और उसका पेपर उठाकर उसको सॉल्व कर लीजिए। कम से कम 30-35 सवाल तो आपको मिल जाएंगे आराम से, हर पीसीएस का मिला करके। कुछ आपको उत्तराखंड से मिल जाएगा, कुछ आपको यूपी से मिल जाएगा, कुछ हरियाणा से मिल जाएगा, कुछ राजस्थान से मिल जाएगा। तो 30-35 सवाल आपके आसानी से वहां से मिल जाएंगे और आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हिंदी पीसीएस के सवाल और यूपीएससी में 2011 के पहले के जितने सवाल पूछे गए हैं, वो सब सवाल अगर आप बना लेते हैं, उसको देखेंगे, तो आपको बीपीएससी के पीटी से मैक्सिमम सवाल लड़ जाएगा, एक्सेप्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर तो करंट होता है, वो नहीं लड़ेगा, लेकिन आपको ट्रेडिशनल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये आपको आराम से लड़ जाता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से और अदर स्टेट के पीसीएस से। और यूपी पीसीएस से ज्यादा लड़ने का संभावना रहता है। साइंस में तो थोड़ा सा घुमाया है ना, इकोनॉमी में घुमाया, लेकिन देखिए अगर बायोटेक से पूछा ना तो पूछ लिया, अलग बात है, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। किसी को नहीं आता है वो, किसी को नहीं। हाँ, यूपीएससी वालों को आता है, यूपीएससी वालों को आता है, उनके सिलेबस में है, लेकिन प्रॉपर जो बीपीएससी वाले लोग हैं उनको नहीं आता। यूपीएससी में भी सबको थोड़ी आता है, जिन्होंने प्रॉपर रूप से तैयारी किया, प्रिपरेशन किया हुआ है ना, उनको आता है। तो अगर ट्रेडिशन से हट करके अगर कुछ सवाल अगर पूछा गया है तो बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट को थ्रेट नहीं करेगा। रिजल्ट को हमेशा थ्रेट करता है आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन। हमें लगता है कि टफ सवाल ने हमें बाहर कर दिया, टफ सवाल सबको बाहर करता है। टफ सवाल में सब लोग गलती करते हैं, एक आध दो लोग होते हैं जो टफ में गलती नहीं करते हैं, और एक आध दो लोग को देख करके कट ऑफ नहीं बनता है, कट ऑफ औसत पे निकाला जाता है। तो ऐसे में रिजल्ट से बाहर इन जनरल वही लोग होते हैं जो आने वाला प्रश्न गलत कर देते हैं या आसान प्रश्न गलत कर देते हैं। जो सवाल मैक्सिमम लोगों ने सही किया और आप गलत कर दिए, तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा सवाल जो सब लोग कह रहे हैं यार बहुत टफ था,
नहीं हुआ, सबके लिए टफ था, उसमें सब लोग गलती किए होंगे। तो कम से कम अब से हिस्ट्री ठीक ठाक था इस बार का। पॉलिटी एकदम, मतलब पॉलिटी तो क्या ही था, है ना। तो कहने का अब हिस्ट्री में कोई गलती कर दिया हो, अब पॉलिटी में गलती करे, अब कहे कि रिजल्ट मेरा नहीं हो रहा है, कैसे होगा भाई? क्योंकि साइंस टेक में तो तुम करने ही वाले थे ना, वहां तो गलती होना था, इकोनॉमी में गलती होना ही था, निश्चित था। शुद्ध बीपीएससी उस इकोनॉमी के सवाल को बना ही नहीं पाएगा कभी। जो जिस फॉर्मेट में इस बार इकोनॉमी पूछा बीपीएससी ने, वही 10-15 क्वेश्चन देख के लगा कि यूपीएससी का पीटी का पेपर है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ठीक तरीके से खुद को ये कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है। जितना पीसीएस है, हिंदी पीसीएस, उसके पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं और अभी से ही मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी नहीं, अभी से ही मेंस की तैयारी, ये तो एकदम चल रहा है, ठीक है। मेंस की तैयारी 70वीं अगर जिनको देना है, उनका अभी से मेंस ही चलना चाहिए। कम से कम 6-7 महीना कंटिन्यू मेंस चलना चाहिए, कंटिन्यू मेंस, रेगुलर एसए, रेगुलर GS1 GS2 पर प्रैक्टिस, ये आपका रेगुलरिटी के साथ चलना चाहिए। क्योंकि यही है, ये अगर आप जून जुलाई तक मेंटेन कर लेते हैं तो बचा हुआ जो 2 महीना है वो कंप्लीट पीटी ओरिएंटेड। एग्जाम से क्लोज 2 महीना पीटी के लिए, एग्जाम से पहले का 6 महीना मेंस के लिए। क्योंकि अब मेंस के लिए टाइम आपको फिर देगा नहीं, उधर 3 महीने का टाइम देगा, 3 महीने में मेंस किसी का नहीं होता है। आप जिस तरह से बीपीएससी डायनेमिक हुई है, पहले हो जाता था शायद, क्योंकि पता होता था कि 3 गो आइडियोलॉजी में से कोई एक, 3 गो आर्ट में से कोई एक आर्ट, 3 गो क्वेश्चन में लिखना था, तो पहले हो जाता था, अब नहीं होगा। तो अब आपको प्रॉपर तौर पे 6-7 महीने की मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे चाहिए। वो अगर करते हुए बढ़ रहे हैं, आगे जाके 2 महीना रगड़ दीजिएगा, पीटी ओरिएंटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अभी से ही मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी 10 महीना आपके पास टाइम है, 8 महीना टाइम है तो आप आराम से रोज सुत के उठ के बैठ के करिएगा। अगर डीएसपी एसडीएम बनना है तो तैयारी अभी से ही करना होगा, ताकि आपके चॉइस का जॉब आपको मिल जाए। नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाइएगा, और फिर वही, फिर पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। फिर होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है। बहुत बार होता है पास होने के बाद भी पीटी नहीं होता है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि पहले ही बार में इतना जोर लगा दीजिए कि लक्ष्य प्राप्त हो जाए। प्राप्त हो जाएगा उसके बाद अब एक ही काम थोड़ा ना जी, खाली पढ़वे थोड़ा ना करिएगा, जीवन में और भी तो काम होंगे ना जो पेंडिंग होंगे। टाइम पर सिलेक्शन हो जाए तो टाइम पर सिलेक्शन हो जाएगा तो पेंडिंग वाला काम सब निपटेगा फिर, है कि नहीं। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जल्दी से 1 साल का ही ड्यूटी है, 1 साल करके उसको करके अगला प्रोसेस जो है उस पर अपना आगे बढ़ी, ठीक है नहीं तो मालूम चला इसी प्रोसेस में लगे हुए, दिक्कत हो जाएगा। प्रोसीड। तो यहां पर तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? एलएम सिंघवी कमेटी ने। 64-60, लेकिन ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, है ना। ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। तो जब ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, क्या हुआ? इसमें क्यों पास नहीं हुआ? राज्यसभा में ही पास नहीं हुआ, क्योंकि राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उनका मानना था, या जो राज्य की सरकार थी उनको ऐसा लग रहा था कि अगर इस सब को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिए तो फिर क्या होगा? अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिए तो राज्यों की शक्तियां छिन जाएंगी। इस बात का डर था राज्यों को, तो राज्यों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, नहीं तो ये 87 में ही बन गया रहता। तो जब नहीं पास हुआ तो बिल गिर गया, अब ये नहीं हो पाया। लेकिन फिर सरकार पर प्रेशर था कि इसको करना है, तो 90 के दशक में एक सरकार बनी, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार, 1991 में। बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन उस दौर में कोई सरकार 5 साल चलती नहीं थी, लेकिन पीबी नरसिम्हा राव ने 5 साल खींचा था बढ़िया से। और जबकि इकोनॉमी देश की बहुत खराब, उन्होंने ही वित्त मंत्री बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
कहा जाता है कि मनमोहन सिंह हार्वर्ड से क्लास लेके आए थे, क्लास लेके आके अपना रात में आए इंडिया, सोए, सुबह में प्रधानमंत्री ऑफिस उनको फोन गया, भाई आपको आकर के शपथ लेना है वित्त मंत्री पद का। कहा जाता है कि उनको यह भी कहा गया था कि अगर सफलता मिली तो हमारे सिर बंधेगा, तुम्हारे सिर बंधेगा, दोनों मिल बांट के उसको हासिल करेंगे, और अगर असफलता मिली तो क्रेडिट सब तुमको जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है कि मेरे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि तुमको जो मर्जी होगा, जैसे मर्जी होगा वैसे देश की इकोनॉमी को चलाना, लेकिन हमको अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। मनमोहन सिंह बने वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री बनने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतरीन अवस्था में पहुंचा दिया। एलपीजी उन्हीं का देन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मनमोहन सिंह का देन है। और एक वित्त मंत्री के तौर पे शानदार काम किया मनमोहन सिंह ने, इसमें कोई दो राय नहीं। 2004 से 9 प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी बेहतरीन काम किया मनमोहन सिंह ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अमेरिका से आज जो भारत का संबंध इतना अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। परमाणु के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ गए, तो परमाणु बम बनाने में अटल जी का योगदान, लेकिन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मनमोहन सिंह का योगदान है। क्योंकि मनमोहन सिंह ने 1, 2, 3 परमाणु समझौता 2007 में अमेरिका से किया था, सभी लोग के विरोध के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु ऊर्जा भारत की आवश्यकता और हम ये समझौता अमेरिका के साथ करेंगे। तो परमाणु ट्रीटी जो हुआ वो ट्रीटी मनमोहन सिंह का देन था, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 एग्रीमेंट जो हुआ, और भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहली बार भारत अपने जीडीपी के दूसरे डिजिट में गया। उसके बाद सभी फर्स्ट डिजिट में है, हाँ सेकंड डिजिट में गया है कोरोना में, लेकिन माइनस में गया है ना। सेकंड डिजिट में गए कोरोना में, लेकिन माइनस में गए। प्लस में सेकंड डिजिट अगर किसी ने पहुंचाया तो वो 2004 से 9 का जो एरा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी पॉलिसी का परिणाम था। हालांकि 9 से 14 का जब कार्यकाल आप देखते हैं मनमोहन सिंह का, तो वो मोर वाली हाल हो जाती है। बरसात के मौसम में खूब डांस करता है, अपने पंखों को देख के क्या सुनहरा बनाया है। तो 2009 देखिए तो खूब अच्छा लगता है, 4 से 9 का कार्यकाल। और 9 से 14 को देखिए तो वही हाल हो जाता है जब उसी बरसात के मौसम में मोर अपने पैरों को देख लेता है। उसके पूरे शरीर में सबसे खराब जो अगर कुछ है तो उसका पैर है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2009 से 14 का जो कार्यकाल है वो सबसे खराब काल है। ऐसा उन्होंने कभी अपने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल कार्य टेन्योर भी बेहतरीन रहा, लेकिन सेकंड टेन्योर जो था वो टेन्योर गड़बड़ रहा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और पीवी नरसिम्हा राव ने सभी स्टेट के मिनिस्टर्स का एक मीटिंग बुलाया, और मीटिंग बुला करके उनको ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि 64, 65 कैब जो था, जो बिल था, वो तो खत्म हो गया था, पास नहीं हो पाया था। उन्होंने समझाया कि भाई देखो, इस बिल से स्टेट के पावर पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ना ही हम स्टेट के पावर को मिनिमाइज कर रहे हैं, और ना ही लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हम ले रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हम तुमको दे रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट तुम्हारे अंडर में काम करेगी, फिर क्या दिक्कत है आपको, और फाइनेंस हम भी करेंगे। एक स्टेट फाइनेंस होगा जो फाइनेंस करेगा, उसके बाद भी अगर फाइनेंशियल इशू होता है तो हम भी फाइनेंस करेंगे, सेंटर भी फाइनेंस करेगा। तो आपके अंदर ही एक अथॉरिटी आपको दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से सब समझा बुझा दिया, तो समझाने बुझाने का नतीजा ये रहा कि राज्य एग्री हो गए इसको पास करने पर। और तब फिर नया अमेंडमेंट लाया गया, और वो अमेंडमेंट था 73 और 74, 1992, 1992।
73वां संविधान संशोधन विधेयक और 74वां संविधान संशोधन विधेयक, ये जब आया तो अब राज्यों ने एग्री करके इसको पास कर दिया। तो जैसे ही पास हुआ तो ये कैब से क्या हो गया, सीए हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत क्या हो गया कि स्थानीय शासन माने कि लोकल गवर्नमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 73 के तहत, और 74 के तहत शहरी शासन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। भारत के संविधान में नए नए चीजें जोड़ी गई। भारत के संविधान में आप देखते हैं कि भाग 9 आया और इसमें रख दिया गया पंचायती राज को। भाग 9 क के अंतर्गत ऐड कर दिया गया किसको, नगर निगम को। और 11वीं अनुसूची आई पंचायती राज के लिए, 12वीं अनुसूची आई नगर निगम के लिए। और फिर आर्टिकल्स भी ऐड किए गए, आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक ये आपको रखा गया पंचायती राज के लिए, और 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक रखा गया नगर निगम के लिए। ये सारी चीजें करके इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और ये निश्चित कर दिया गया कि अब चुनाव के माध्यम से इन चीजों को स्टेब्लिश किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। और यहां से अब निश्चित हो गया कि भाई शहरी स्थानीय शासन जो है सो प्रमुख तौर पे भारत में स्थापित किए जाएंगे। अब इसका क्या मतलब था और इसमें क्या चीजें हैं आप देखेंगे तो पिछले वर्ष भी पंचायती राज बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, थोड़ा लिखेंगे नोट करके। लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने दायित्वों को सही तरीके से और संवैधानिक तरीके से निभाने को कहा है। सही तरीके से और संवैधानिक तरीके से निभाने को कहा है। अब देखिए, अब ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, अब देखिए राज्य का जो पंचायती राज है और नगर निगम है, इस सब का चुनाव कराने का जो जिम्मेवारी होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर होता है ना। बाकी सारा जो होता है वो कौन करता है, तो बाकी सारा जो है वो सेंटर का करता है। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ही तरह का जो है वो इलेक्शन कराता है, और वो इलेक्शन क्या है, तो वो इलेक्शन होता है पंचायती राज और आपका पंचायती राज और नगर निगम का। बाकी सारा जो है वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, तो इसमें न्यायालय ने कहा है कि भाई परिसीमन का जो काम है, डिलिमिटेशन का, ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। नए नए वार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और ना ही नए वार्डों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है, वो करे। इसी संबंध में कोर्ट ने कहा कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों को ठीक तरीके से निभाइए, नहीं तो फिर इस संस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से प्ले नहीं करेंगे तो। क्लियर है? लिखेंगे आगे कि आयोग चुनाव आयोग चुनाव कराने के जल्दीबाजी के कारण चुनाव आयोग चुनाव कराने के जल्दीबाजी के कारण परिसीमन की प्रक्रिया या नए वार्डों के गठन परिसीमन की प्रक्रिया या नए वार्डों के गठन परिसीमन बोलते हो डिलिमिटेशंस परिसीमन की प्रक्रिया या नए वार्डों के गठन जैसे आधारों को रद्द नहीं कर सकता ठीक है। न्यायालय ने पाया कि 23,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों न्यायालय ने पाया कि 23,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय निकायों में 321 शहरी स्थानीय निकायों में 321 शहरी निकायों में 2019-20 के बाद से 2019-20 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। 2019-20 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, चुनाव नहीं हुए हैं। ओके, अब तो इसका क्या, इसमें किसकी गलती है? इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि ये तो भाई वो इसलिए बना है ताकि वहां पर क्या हो सके, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके पर्याप्त तौर पे। लेकिन तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के क्या है, ये मैटर जो है सो ओपन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, देखेंगे ग्रामीण स्थानीय निकाय, रूरल लोकल इंस्टीट्यूशन। देखेंगे कि पंचायती राज ने अपने अस्तित्व के लगभग 30 वर्ष पूरे कर चुके, अपने अस्तित्व के लगभग 30 वर्ष पूरे कर चुके लेकिन जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण लेकिन जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण लेकिन जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
ठीक है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही शहरी स्थानीय निकाय, लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशन, साथ ही शहरी स्थानीय निकाय को सुदृढ़ करने के लिए मतलब ठीक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए व्यवहारिक तौर पर मजबूती से लागू करना अनिवार्य है। व्यवहारिक तौर पर मजबूती से लागू करना अनिवार्य है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पंचायती राज के बारे में थोड़ा, कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कंपल्सरी प्रोविजन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान, कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कंपल्सरी प्रोविजन मतलब कि एकदम ही बाध्यकारी है, इसको लागू करना है। तो ये पहला लिखेंगे, ग्राम सभाओं का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज असेंबली। ग्राम सभा को प्रैक्टिकली आप लोग देखे हैं जी, बैठक होता है गांव में, होता है? नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ होता है जी? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा? अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी का डिस्ट्रिक्ट इसलिए होता है क्या? ग्राम सभा का बैठक कराते हैं मुखिया जी लोग? पगला बकरी चोरी में ग्राम सभा के बैठक का क्या काम है जी? है? हाँ, ग्राम सभा का मतलब समझते हैं ना? हाँ, ग्राम सभा का मतलब होता है कि उस पंचायत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। सब लोग जो है वो विलेज असेंबली के पार्ट हैं। तो जैसे केंद्र में संसद है, राज्य में विधान मंडल है, वैसे स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा है। तो जैसे संसद का बैठक होता है, विधानमंडल का बैठक होता है, वैसे ग्राम सभा का भी बैठक होना चाहिए। लेकिन मुखिया जी लोग नहीं करा पाते हैं, उनको ही नहीं पता। सही बात है ना? उनको पता है बस मुखिया चुन लो, चुन जाओ, उसके बाद पैसा बनाओ, कहां कहां से पैसा बना सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन अब देखिए, अगर पढ़ा लिखा आदमी, ठीक ठाक चीजों को जानने समझने वाला अगर आदमी मुखिया हो, तो ऐसा नहीं कि वो कमा नहीं सकता है, वो कमा भी लेगा, अब विकास भी कर देगा। क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय है। इसका मतलब यह हुआ कि उस 29 विषय पर काम करने का अधिकार ग्राम के मतलब मुखिया को है। इसके अलावा वो उसके लिए फाइनेंस जो है वो स्टेट से तो लेगा ही, अगर पैसा कम पड़ता है तो सेंटर से भी मांग सकता है पैसा, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बशर्ते कि काम करने वाला आदमी हो।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकता है, वहीं पर तमाम तरह काम कर सकता है, गांव को हर सुविधा से सुशोभित कर सकता है मुखिया, और अपने लिए भी वो अच्छे से वहां पे चीजों को डेवलप कर सकता है। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन आप राजस्थान हरियाणा में देखिएगा तो मैनेजमेंट किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट करके आए हैं, अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, छोड़ दिया, और गांव में आकर के क्या किया, मुखिया का चुनाव लड़ गए, जीत गए, तो गांव को एक मॉडल गांव बना दिया, और साथ में अपने लिए भी, ऐसा नहीं कि खुद बेरोजगार हो गए, अपने लिए भी अच्छा प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया और लोगों को रोजगार भी दे दिया। तो इतना काम करने के साधन इतने हैं कि आप तमाम काम करके अपना भी विकास और गांव का भी विकास दोनों कर सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ सबको लगता है कि खाली इंदिरा आवास में कमा सकते हैं, तो इंदिरा आवास के चक्कर में रहता है, चाहे वो मनरेगा वाला मजदूरी है ना, या सुलभ शौचालय निर्माण, पहले से नल जल, हम तो नल जल आ गया है पहले से शौचालय किसी का बना हुआ है, वहीं पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेगा, पैसा पास करा लेगा है। कुछ कुछ ऐसा मुखिया सब है कि पासबुक अपने पास रख लेता है, और सरकार के यहाँ से पैसा, सरकार क्या कहती है, मोदी जी क्या कहते हैं कि हमने डीबीटी शुरू किया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कि सबका जो हिस्से का पैसा है सीधे, हम मुखिया जी क्या करते हैं, अकाउंट में अपने पास मंगा कर रख लेते हैं। जा, अभी बात मोदी जी को कौन बताने जाए कि आप कह रहे हैं कि डीबीटी में भेज रहे हैं, यहाँ तो सब इंदिरा आवास के पैसे जाता है ना, तो क्या करता है, अगर गया 1,20,000 रुपया, तो कहेगा लो 10,000 तुम रख लो, 1,10,000 मुखिया जी का हो गया। आए 20,000 देता है तो थोड़ा ज्यादा ईमानदार होगा, तो 20,000 दे देता होगा, है ना। अब सोचिए, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो राजीव गांधी ने कहा था कि जब 100 रुपया केंद्र से चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है, क्योंकि बीच बीच में पैसा बट जाता है। तो मोदी जी ने कहा कि हम इस बीमारी को समझिए, हम डीबीटी लाए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे वहां से 100 रुपया निकलेगा, सीधे अकाउंट में जाएगा, तो बीच में मुखिया जी बैठल है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तोड़ ना जा देबो, कितनों व्यवस्था कर लीजिए, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने ही नहीं देंगे। अब देखिए इसका भी रीजन है, क्योंकि लोग भी तो वैसे ही हैं। आप देखिए, मतलब जब मुखिया का चुनाव होता है कितना पैसा खर्चा होता है जी, माने गजब, माने अपना सारा अपना सब रखल संपत्ति सब खर्चा कर देता है। तो ये तो समझना पड़ेगा कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सब आया है तो पैसा कहां से लेगा, आपको दिया है तो आपका हिस्सा मार लेगा, विकास नहीं करेगा। और तब आप कह भी नहीं सकते कि आप विकास काहे नहीं किया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आपको दिया है पहले, इसलिए पहले तो मतलब उनके स्तर पे तो ईमानदारी चाहिए ही, वोटर के स्तर पर भी ईमानदारी चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं होंगे तो फिर इसी प्रकार के लोग चुन करके आएंगे, और फिर जो पैसा आपको दिए हैं उससे ज्यादा पैसा आपका हक का ले लेंगे अपने पास। आपको लगेगा चुनाव के टाइम पे आपको 500 रुपया दिया, आपके हक का 5,000 50,000 रुपया मार लिया, है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो खर्चा नहीं कर रहा है लेकिन अच्छा आदमी है, योग्य आदमी है, अगर वो जीतेगा तो संभव है कि आपके हक का सुविधा वो आपके तक पहुंचा देगा। लेकिन ऐसे लोग जीत नहीं पाते हैं। अब तो मतलब धन का और बाहुबल का शासन है। वो चाहे अगर आपको विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, या मुखिया बनना हो, या वार्ड काउंसलर बनना हो, धन बल और बाहुबल दोनों होना चाहिए। कमजोर है कि चुनाव जीतने का तो जो आकांक्षा है उसको त्याग ही दे तो अच्छा है, क्योंकि जीतने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इस प्रकार का सिचुएशन या सीन क्रिएट होता है। प्रोसीड। तो ग्राम सभाओं का गठन नेक्स्ट लेंगे। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण।
त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण। त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि लगभग सभी पद सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। तो आप देखते हैं कि ग्राम स्तर पर तो सारा पद डायरेक्टली ही भरा जाता है, लेकिन हाँ ब्लॉक के स्तर पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बीडीसी, मुखिया के चुनाव के साथ ही एक चुनाव होता है बीडीसी का चुनाव, जिसका फुल होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, पंचायत विकास समिति। तो ये बीडीसी वाले लोग जो हैं वो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। तो मेंबर का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन वही आप सुनते होंगे ब्लॉक प्रमुख। तो ये ब्लॉक प्रमुख जो होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो मेंबर सब जगह डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है ब्लॉक के स्तर पर वो नियुक्त होता है इनडायरेक्ट। ऐसे ही जिला परिषद के सदस्य भी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, जनता चुनती है, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष इनडायरेक्ट चुना जाता है। ग्राम स्तर पर सारा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, अब पंचायत समिति और जिला स्तर का चुनाव मेंबर प्रत्यक्ष तौर पे, अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे चुनाव प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 21 वर्ष का अगर आपका एज है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब मुखिया उखिया बन सकते हैं। देख रहे हैं अब नया नया मुखिया भी सब बन रहा है, नया नया लड़का लड़की सब मुखिया हो रहा है। अभी भी एक नया क्रेज चल रहा है ना, करंट अफेयर्स में आता है सबसे कम उम्र का मुखिया, है ना। हाँ तो कहने का मतलब है कि हाँ शिवहर में आप लोग भी कैरियर विकल्प तलाश सकते हो उधर भी, है ना। कि हम तो भाई पढ़े हुए हैं, हम तो जाएंगे मुखिया के तौर पे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, लेकिन दिक्कत है कि वोटवा देगा सबकी नहीं, है ना, है ना। कहीं कहीं तो लोग जीत जाता है, अब जाइएगा तो खर्चा करना पड़ेगा पूरा, है ना। आए एक हमारे यहाँ हमारा जो पंचायत है वहां से एक मतलब लड़का ही जीता है, लेकिन हालांकि एज ठीक ठाक है उसका, 35-40 के अप्रॉक्स में है, लेकिन मुखिया हो गया है। तो लेकिन उसने इतना उसने इन्वेस्ट किया, उसके पिताजी का चिमनी चलता था, तो अंततोगत्वा उसको भी दूसरे के पास गिरवी रखना पड़ा चुनाव के खर्चे के लिए। 2-3 जेसीबी था उसके पास, वो जो बड़ा वाला जेसीबी जो होता है, सब बेच दिया चुनाव में। स्थिति ऐसी हुई कि पूरा परिवार का आदमी सब उससे नाराज हो गया। शादीशुदा था तो पत्नी घर छोड़ दी, बोली पगला गया है चुनाव के चक्कर में, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। आज सब लोग छोड़ के चल गया, उसके पास कोई नहीं था, अकेले था वो। और 2-4-10 गो गांव का आदमी सब जो चाटुकार सब होता है ना, खाने पीने वाला, तो वो क्या कर दिया था कि भंडारा शुरू कर दिया था 1 साल पहले से अपने घर पर। जिसको भूख लगा आओ खाओ जाओ, किसी को कोई दिक्कत है तुरंत तो उसका गाड़ी पहुंच जाता था उसको सुविधा के लिए। लेकिन और भी कैंडिडेट जो थे वो कुछ ऐसा ही थे, और भी सारे कैंडिडेट बहुत उसी स्तर के सारे कैंडिडेट थे। तो इतने बड़े बड़े जो जब कैंडिडेट थे तो वहां पर क्या हुआ कि लड़ाई तगड़ी थी, तो परिवार के सबको लगा कि तो जीतेगा नहीं, सब छोड़ दिया। लेकिन वो इतना ये सब चीज किए हुए था कि, और पहली बार लड़ा था, इतना इम्पैक्टफुल तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट किया था कि सभी लोग को मात देते हुए कैसे जीता, कितना लोग वोट दिया पता नहीं चला। मतलब सोचिए कि पंचायत के चुनाव में 1200-1300 वोट के अंतर से जीतना बहुत बड़ा बात होता है।
इतना अंतर से वो जीत गया। और जब जीत गया तो सबसे पहले पत्नी तुरंत मायके से पहुंच गई घर। बोली 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 हमको तो पता था आप तो हार ही नहीं सकते हैं। तो हमारे भैया नहीं बुझते थे, हमारे भैया ना हमको डांट दिए तो हम चल गए थे आपको छोड़ के। तो बोला कि हमको पता है कि तुमको कितना भरोसा था, है ना, लेकिन ठीक है, अग्नि को फेरा लेकर के वचन दिए हैं तो कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर पूरा मतलब यहां से देखिए एक चीज और जो लर्निंग पॉइंट है जो हमें वहां लगा कि मतलब अगर आप बिना डरे सहमे कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं ना, तो ये शाहरुख खान वाली डायलॉग सही में सही फिट बैठती है कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात मिलाने की साजिश रचने लग जाएगी। तो ये होता है, ताली ना बज तो ये फिरू बजाते बजाते रुक गया। देखिए डरे नहीं, देखिए डरने का बात नहीं। अब आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग जिस उम्र में उसमें डर नहीं लगता है, डर निकल जाता है, अब शर्म लगता है ना। इस उम्र में क्या लगता है? शर्म लगता है, यार डटा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको डर किस बात का, आपके बॉल में शरीर में तो पावर है ही है, कौन आपको डरा देगा, है कि नहीं। तो अब डरते नहीं है लोग। जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे परिवार के द्वारा दिया गया संस्कार हमें गलत करने से रोकता है, नैतिकता रोकता है, डर नहीं रोकता। किसी से डरते थोड़ी हम लोग कि कोई हमारा कौची कर लेगा, अपना कमाते अपना खाते। लेकिन अपना संस्कार अपनी संस्कृति है जो हमको लगता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो इससे हमें बुरा लगेगा। और अगर ये गलती कहीं हमारे घर तक पहुंच गई तो माता पिता को भी लगेगा कि यार हमने कैसा संस्कार दिया अपने बच्चे। तो इस उम्र में कोई डरता नहीं है, शर्माता है कि कहीं ऐसा कुछ गलती ना हो जाए कि हमको शर्म का भागी बनना पड़े या हमको लज्जा झेलना पड़े। लज्जा के डर से आदमी गलती करने से सहमता है, बाकी डर से नहीं। डरने का कोई बात है जी, डरने का तो कहीं कोई बात जो है सो है ही नहीं। तो 21 वर्ष का एज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लेंगे कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर, जिला एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहा है, होता है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कहेंगे कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होता है, हालांकि बिहार में तो 50% है, और यूनिवर्सली 1/3, 1/3 सीट आरक्षित होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिहार में 50%। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। का टेन्योर कितना का होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यदि ये 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती हैं, और यदि ये 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती हैं, पांच वर्ष से पहले भंग हो जाती हैं, तो 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराना होता है। 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कि प्रत्येक 5 वर्ष में
प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक वित्त राज्य आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक वित्त राज्य आयोग का गठन किया जाएगा। एक 5 वर्ष पर एक वित्त राज्य आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेट कमीशन का गठन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये सब क्या है? ये सब इसके कंपल्सरी प्रोविजन है। ये सब मतलब एकदम लागू होना ही चाहिए। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो फाइनेंस होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए है ना स्टेट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 है ना, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। तो वैसे राज्यों के लिए भी है, राज्य के अंदर जो इन संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग इनको फाइनेंस अवेलेबल कराने के साथ ये सारी चीजों को यहाँ पे करता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ स्वैच्छिक प्रावधान हैं कि मन करे तो लागू करो, मन नहीं करे तो लागू मत करो। तो लिख लेंगे स्वैच्छिक प्रावधान। डिजायरेबल प्रोविजन, स्वैच्छिक प्रावधान। इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को, इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना। ठीक है, मतदान का अधिकार देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क यानी कि टैक्स, फी, कर, शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल राइट। नेक्स्ट, पंचायत को स्वायत्त अधिकार, ऑटोनोमस राइट फॉर पंचायत, ऑटोनोमस राइट फॉर पंचायत। ठीक है, ऑटोनोमस राइट फॉर पंचायत। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, यहां तक मेरे को दिक्कत? चलिए, हाँ जी। हाँ, आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी तो पंचायत में बात कर रहे हैं। देखिए, जो अभी नगर गांव से धीरे धीरे शहर, मतलब कोई कस्बा है और धीरे धीरे उसमें शहर वाला फीचर आ रहा है ना, तो वो नगर पंचायत के रूप में तब्दील होता है। ठीक है, और जो मध्यवर्ती स्तर का शहर है ना, जो शहर है लेकिन जनसंख्या का लिमिटेशन है, कम है, ठीक है, तो उसको माना जाता है नगर परिषद। और जो बड़ा शहर है वह है जैसे पटना, क्या है, नगर निगम है, क्योंकि ये बड़ा शहर है। ठीक है, तो जो मध्यवर्ती स्तर के जो शहर होते हैं उसको नगर परिषद में रखते हैं, जो बड़े स्तर के शहर होते हैं वो नगर निगम है, और जो गांव से अभी शहर बन ही रहा है वो नगर पंचायत है। ठीक है,
आगे इसमें और स्पष्टीकरण के साथ बातचीत करेंगे। यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।